हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, कल मार्केट में डिस्ट्रेस सिग्नल के साथ मैंने वीडियो की शुरुआत की थी और उस डिस्ट्रेस सिग्नल को सुन के काफी सारे मित्रों ने, कुछ पत्रकार मित्रों ने, कुछ फंड मैनेजर्स, कई मित्रों ने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे लॉजिक दिया कि ये मार्केट में क्यों दम है और मार्केट जो है आगे आने वाले दिनों में ऊपर ही क्यों जाएगा। उन्हीं बातों को, उन्हीं गुफ्तगू को समेट के मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों, जैसा मैंने कल कहा था कि स्टॉक मार्केट जो है वो बेसिकली कोई फिजिकल या मैथमेटिकल फॉर्मूले पे नहीं चलता है। ये एक बिहेवियरल साइंस है जहां पे झुंड जो है, इन्वेस्टर्स का झुंड, वो कैसे बिहेव करता है उसके हिसाब से मार्केट मूव करता है। उस झुंड का जहां पे लाखों करोड़ों लोग ट्रेड कर रहे हैं, मैं भी एक छोटा सा पार्ट हूं। मेरे अपने विचार हो सकते हैं, मुझे सुन के दूसरे लोगों के काउंटर विचार क्या है ये जानना भी जरूरी है, इसलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि मुझे डिस्ट्रेस के साइन नजर आ रहे हैं मार्केट में, उसके पीछे मैंने आपको रीजन दिया था कि लग्जूरियस प्रोडक्ट्स बनाने वाली जो 6 वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज हैं, उन सारी कंपनीज के रिजल्ट खराब आ रहे हैं। ठीक है, आप कल का वीडियो जाके देख सकते हैं। तो मैंने ये कहा था कि यदि रिच लोग पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं, अमीर लोग पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आने वाले दिनों में जो है वो स्टॉक मार्केट में भूचाल आ सकता है, क्योंकि इन अमीर लोगों को गैस के बढ़ते दाम या पेट्रोल डीजल के दामों से कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। इनको मतलब होता है इनके इन्वेस्टमेंट से या जो ये कंपनीज में स्टॉक होल्ड करते हैं उससे। और जब इनको लगता है कि उसकी वैल्यू गिर सकती है, तभी ये उनको बेचते हैं। ठीक है, तभी ये अपनी स्पेंडिंग को जो है वो कर्टेल करते हैं, कम करते हैं। तो चूंकि मैंने बाहर की कंपनीज का नाम लिया, तो मेरे कुछ बाहर यानी भारत से बाहर काम करने वाले मित्र जो कभी मेरे साथ काम किया करते थे पत्रकारिता में, उनमें से एक मित्र का फोन आया और उन्होंने भी बाहर के ही कंपनीज का या इंडाइसेस का लॉजिक लेके बहुत अच्छी रीजनिंग दी, जो मैं सोच रहा हूं कि आपके साथ में मैं साझा करूं। उनका ये कहना है कि सबसे आज की डेट में जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि नैस्डैक जो टेक हेवी इंडेक्स है, ये अपने 52 वीक हाई पे चल रहा है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी अपने कई वीडियोस में बताया है कि जब कभी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस रहते हैं, जब कभी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है, तब टेक हेवी स्टॉक्स जो हैं और जो टेक हेवी इंडेक्स है वो नीचे आता है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट रिस्की इन्वेस्टमेंट होते हैं। इसमें जो कंपनीज रहती है वो काफी सारा इक्विटी डाइल्यूट करके या डेट लेके जो है वो इनोवेशन पे काम करती है, नए नए प्रोडक्ट्स बनाने पे काम करती है। तो जब तक टेक इंडेक्स यानी नैस्डैक जो है वो ऑल टाइम हाई पे है, तब तक हम ये नहीं मान सकते हैं कि स्टॉक मार्केट के लिए किसी भी तरीके से कोई बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। दूसरी बात, 13 लगातार दिनों से नैस्डैक जो है वो ऊपर ही गया है, हर दिन उसने गेन किया है, हर दिन वो ऊपर जाके ही बंद हुआ है। तो ये भी अपने आप में अमूमन बहुत ही अजीबोगरीब चीज है। मतलब ये यूजुअली देखा नहीं गया है कि नैस्डैक जैसा इंडेक्स, जब लोग स्टैगफ्लेशन की बात कर रहे हैं, जब लोग ये बात कर रहे हैं कि ईरान अमेरिका वॉर से सप्लाई शॉक की स्थिति वर्ल्ड ओवर में पैदा हो गई है, क्रूड प्राइसेस ऊपर चले गए हैं, ऐसे टाइम में जब महंगाई बढ़ने के चांसेस है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस है, उस टाइम में लगातार 13 दिन तक नैस्डैक का ऊपर जाना जो है वो ये शो करता है कि स्टॉक मार्केट इस बात को बिलीव नहीं करता है। लास्ट फ्राइडे तक का यदि आप देखें, मंडे को नीचे आया था, बट लास्ट फ्राइडे तक का आप देखें तो उसके पहले के 12 दिन और फ्राइडे इंक्लूड करके 13 दिन, ये 13 दिन जो है नैस्डैक ऊपर गया था। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात मेरे ध्यान में लाई गई। मुझे ये चीज ध्यान में नहीं था कि नैस्डैक ने लगातार 13 दिन जो है वो गेन जो है वो प्राप्त किया।
एक बड़ी बात जो एक फंड मैनेजर ने मुझे कहा, वो ये कहा कि देखिए कभी भी कोई एक रीजन को पकड़ के मार्केट दो बार नीचे नहीं गिरता। कहने का अर्थ है कि यदि ईरान वॉर को मैं मान के चल रहा हूं कि ईरान वॉर के कारण मार्केट 25,000 से 22,000 आ गया, ठीक है, 22,000 के नीचे चला गया, तो फिर से ईरान वॉर के कारण जो है मार्केट वापस से नीचे नहीं गिरेगा। यानी एक ही कारण से मार्केट बार बार उस तीव्रता के साथ नहीं गिरता, थोड़ा बहुत गिर सकता है बट वो तीव्रता जो है वो नहीं रहेगी। तो ये भी बात कुछ हद तक सही है। सही इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि देखिए पेंडेमिक के पहले तक क्या होता था, कोविड के पहले तक ये होता था कि मार्केट जब कभी भी नीचे गिरता था, यदि नॉन बियर मार्केट हो, नॉन बियर मार्केट का मतलब 20% से ज्यादा का फॉल ना हो, ठीक है, इंडेक्स पे, तो 20% से यदि कम का फॉल हो, टॉप से 20% से कम का फॉल हो, तो उसको नॉन बियर मार्केट बोलते हैं। वैसे मार्केट में देखा गया था कि जो भी लो बनता था उस फॉल में, एक बार दोबारा जाके वो लो को रीटेस्ट करता था मार्केट। बट हमने कोरोना के बाद से देखा, कोविड के बाद से देखा कि ये जो लो रीटेस्ट करने वाला जो थीसिस है ये हो नहीं रहा है। हमने देखा कि 6,672 जहां तक मुझे याद आ रहा है वो कोविड का लो पॉइंट था निफ्टी का। उसके बाद में निफ्टी ने एक तरफा जो है छलांग लगाई, मतलब 14-15 हजार पहुंचा और फिर तो जून सितंबर या अक्टूबर 2024 में 26,000 क्रॉस कर गया। तो आप ये समझिए कि 4 गुना मार्केट हुआ 4 साल में। मार्च 2020 में 6,672 का लो मारा और उसके बाद में 26,000 क्रॉस किया, शायद 26,271 वो क्रॉस किया आपके अक्टूबर या सितंबर 2024 में। तो 4 साल में लगभग 4 गुना हो गया मार्केट। और इस दौरान कहीं पे भी उसने प्रीवियस लो जो 6,672 का था उसको टेस्ट नहीं किया। तो उस दौरान क्या क्या हुआ, उस दौरान रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, उसके बाद भी मार्केट गिरा नहीं। हमने पिछले साल देखा कि लिबरेशन डे के दिन टैरिफ का झटका जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे विश्व को दिया और ऐसा लग रहा था कि मार्केट नई निचाइयों के यानी नए जो है नीचे गिरने के कीर्तिमान स्थापित करेगा, पर वो भी हुआ नहीं। कुछ मार्केट गिर के उसके बाद संभला और फिर न्यू हाई बनाए। लास्ट ईयर S&P 500 ने 50 से ज्यादा न्यू हाइस बनाए। तो ये उस साल में जब लिबरेशन डे का टैरिफ जो है वो पूरे ग्लोबलाइजेशन यानी जो पिछले 35 साल से जो व्यवस्था विश्व में चली आ रही थी उसको एक तरीके से आप ये कहिए कि वो समीकरण को बदलने वाली जो है वो टैरिफ की नीति थी। उसके बाद भी मार्केट ने अपने लो को रीटेस्ट नहीं किया। तो ये जो है इसीलिए काफी लोगों का मानना है कि जो इस बार लो बना 21,700 21,800 के आसपास में निफ्टी का, लग नहीं रहा है कि ईरान वॉर का ये लो जो है फिर से निफ्टी जो है वो रीटेस्ट करेगा। दोस्तों इस सारे काउंटर आर्गुमेंट्स है जो आपको जानने चाहिए। जो पिछले जो कल मैंने वीडियो बनाया था उसके काउंटर आर्गुमेंट्स बहुत सारे दोस्तों ने, विद्वान दोस्तों ने दिए और मुझे अच्छे लगे, तो मैंने सोचा कि आपके समक्ष में ये सारे पॉइंट्स। तो आप भी ध्यान दीजिएगा कि क्या ये जो लो बना है ईरान वॉर के टाइम में ये वापस से टेस्ट होगा क्या। मुझे जहां तक याद आ रहा है 4 जून 2024 को जो रिजल्ट आया था जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बुरा परफॉर्म किया था, अब की बार 400 पार का नारा देने के बाद में 240 पे सिमट गए थे। उस टाइम मार्केट जम के गिरा था, पर वो उस टाइम में जो मार्केट ने लो बनाया था मेरे ख्याल से इस ईरान वॉर का लो जो है उसको उसको उसने तोड़ा नहीं है। मुझे लेवल्स याद नहीं है, यदि आपको ध्यान में होंगे तो आप प्लीज कमेंट में वो जरूर लिखिएगा। दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, यार कमेंट करने में बड़ी कंजूसी करते हो आप लोग। एक बार गलती से मार्च के महीने में मेरा एक वीडियो चला गया था जिसमें आवाज जो थी वो गायब थी, तो कम से कम 250 से 300 लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज डाले कि आपके वीडियो में आवाज गायब है, ठीक है, और कम से कम 50 के आसपास लोगों ने कमेंट लिखे। पर जिस दिन आप आवाज सुनते हो, जिस दिन वीडियो ठीक रहता है, तो वीडियो पे 10 कमेंट, 15 कमेंट, 5 कमेंट इस तरीके से आते हैं। तो कृपया करके कमेंट देने में कंजूसी ना करें।
कमेंट ढंग के दे, वल्गर कमेंट नहीं दे, फालतू के कमेंट नहीं दे। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नॉलेज वाली बात हो तो जरूर अपने कमेंट में आप वो लिखें। तो दोस्तों ये जो न्यू लो टेस्ट करने की, रीटेस्ट करने की बात है, इस पे आप ध्यान देना। जहां तक मुझे लगता है कि निफ्टी का 2024 4 जून का जो लो था उसको इस बार क्रॉस नहीं किया है, मतलब उसको तोड़ा नहीं है ईरान वॉर के में जो अभी मार्केट गिरा है उसमें। तो ये फिर से वही थीसिस प्रूफ करता है कि भाई लो रिटेस्ट नहीं हो रहे। अब सवाल ये उठता है कि भाई 2020 के पहले तक जो ट्रेंड था, जो पैटर्न था, वो 2020 के बाद क्यों परिवर्तित हुआ? तो 2020 के बाद में मार्केट के स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा अमूलचूल परिवर्तन क्या आया है? सबसे बड़ा परिवर्तन मार्केट के स्ट्रक्चर में ये आया है कि जम जम के भर भर के रिटेल ट्रेडर जो है वो मार्केट में कूदे हैं। दोस्तों 3.9 करोड़ डीमैट अकाउंट थे 2019 में भारत में। जो मैं लास्ट फॉर्च्यून में जब मैं था, मैंने स्टोरी लिखा था, तब 22 करोड़ क्रॉस कर गए थे। पिछले साल की बात है ये, पिछले साल मार्च अप्रैल में मैंने जब भी स्टोरी लिखा था, नहीं 1 साल हो गया। अभी कितने हैं मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा ध्यान गया नहीं क्योंकि लिखना नहीं था कुछ भी, इसलिए ध्यान नहीं गया। तो आप चेक करना। पर जो इस तरीके से 5 गुना से ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स जो है, वो रिटेल ट्रेडर्स तो नहीं बोलना चाहिए, आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, एक रिटेल पर्सन कितने भी डीमैट अकाउंट होल्ड कर सकते हैं। तो एज ए राजीव रंजन सिंह में 5, 10, 15, 20 कितने भी डीमैट अकाउंट जो है खोल सकता हूँ। तो 20 करोड़ से ज्यादा, यदि 22 करोड़ डीमैट अकाउंट है, इसका अर्थ ये नहीं है कि भारत में 22 करोड़ लोग जो है वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ये 8 करोड़ हो सकता है 10 करोड़। पर कहने का अर्थ है कि ये जो डीमैट अकाउंट का एक्सप्लोजन हुआ, ये जो 5 गुना बढ़ा, इससे ये समझ में आया कि बहुत सारा रिटेल क्राउड जो है वो मार्केट के अंदर में एंटर किया है। और रिटेल क्राउड जो है इसका एक ही फंडा रहता है कि भैया बाय द डिप, बाय द डिप। आपको टीवी में हर जगह जो है न्यूज, हर जगह एक ही चीज जो सुनते हैं वही उनके दिमाग में चलता रहता है, बाय द टिप, बाय द डिप एंड चेज द रिप। यानी जो स्टॉक जितना ज्यादा जो है वो रिप हो जाए, टूट जाए, उतने ज्यादा उस स्टॉक के अंदर में आप कूदो, चेज द रिप एंड बाय द डिप। नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है तो फिर स्कूप करो। तो ये जो एडवर्टीजमेंट म्यूचुअल फंड्स के, स्टॉक मार्केट के, सीएनबीसी, ईटी नाउ, इकोनॉमिक टाइम्स, हर जगह जो रिटेल क्राउड सुनता है कि भाई स्टॉक में लॉन्ग टर्म बने रहो, लॉन्ग टर्म बने रहो, तो उनके दिमाग में ये लगता है कि आज की डेट में जितना नीचे पे है माल को उठा लो और ऊपर आ जाएगा तो हम बेच देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट जब तक बने, जब तक आप पैसा बनाओ, तब तक हर स्ट्रैटेजी जो है वो अच्छी मानी जाएगी। तो कहने का अर्थ ये है कि रिटेल ट्रेडर जो है वो इस गिरते हुए मार्केट को एक सहारा दे रहे हैं, एक सहारा दे रहे हैं। पहले के मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादा नहीं हुआ करते थे, प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हुआ करते थे। इंस्टीट्यूशंस का जो पार्टिसिपेशन रहता था ट्रेडिंग में वो बहुत ज्यादा था। आज उल्टा हो गया, आज ट्रेडिंग दिन भर बैठ के जो है रिटेल इन्वेस्टर कर रहा है। तो रिटेल इन्वेस्टर खरीदने में माहिर है, जहां कहीं भी जो भी चीज नीचे गिरती है वो खरीदने पहुंच जाता है और उस कारण से वो स्टॉक को एक सपोर्ट मिल जा रहा है। तो पेंडेमिक के बाद से जो मैं बात कह रहा हूं कि लो रिटेस्ट नहीं हुए, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है रिटेल पार्टिसिपेंट्स का मार्केट में बढ़ना। रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ना जो है वो एक तरीके से स्टॉक मार्केट के लिए वरदान साबित हुआ है और हमने देखा है कि कभी भी ये मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा गिरा नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ थीसिस थे जो मेरे मित्रों ने रीजनिंग दिया, लॉजिक दिया कि भाई क्यों जो है ये मार्केट में हमें खरीदना बंद नहीं करना चाहिए, खरीदते रहना चाहिए और अपना माल बेचना नहीं चाहिए। उनकी बात सुनने के बाद भी मैंने आज और अपना जो है पोर्टफोलियो जो है खाली किया, सफाई की। क्योंकि दोस्तों मुझे जो 2-3 लॉजिक जो मेरे हैं, जो मैं यार्डस्टिक देखता हूँ, उस यार्डस्टिक पे मुझे मार्केट के कंडीशन बुरे दिख रहे हैं।
हो सकता है अप्रैल तक ठीक रहे, हो सकता है थोड़ा बहुत मई तक ठीक रहे, बट ये मार्केट लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाला। लॉन्ग टर्म यानी 6 8 10 महीने की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्टली नॉट लॉन्ग टर्म, बट यानी 1 महीने के बियॉन्ड जो है मुझे मार्केट में दम दिख नहीं रहा है। हो सकता है इस 1 महीने के अंदर ही मार्केट जबरदस्त रूप से टूटे। कारण क्या है? दो रीजन जो है, मैं कमोडिटीज को बहुत ज्यादा चेक करता हूं स्टॉक में इन्वेस्ट करने के पहले। ये बात तो अभी तक आप लोग समझ ही गए होंगे, जो आप लोग यदि मुझे बहुत दिनों से देख रहे हो मेरे वीडियोस को। दोस्तों ऑयल जो है, ब्रेंट क्रूड दिसंबर फ्यूचर अभी भी $80 के ऊपर चल रहा है। युद्ध आरंभ होने के पहले ये $70 के आसपास था, उससे नीचे था। तो युद्ध शुरू होने के बाद में ये अभी भी यदि $80 पे है, मैं सिर्फ भारत का एग्जांपल लेता हूं। भारत 4 मिलियन बैरल पर डे जो है ऑयल इंपोर्ट करता है, ठीक है। 4.5 मिलियन बैरल का हमारा हर दिन का कंजम्पशन है। 0.5 हम प्रोड्यूस कर लेते हैं, 4 मिलियन बैरल लगभग हम इंपोर्ट करते हैं। अब अगर $10 बढ़ जाता है तो हर दिन हमारे ऊपर में $40 मिलियन का अतिरिक्त भार आएगा, एक्स्ट्रा बर्डन आएगा। और जब आप इस 40 को 350 से मल्टीप्लाई अगर 300 से ही करो तो 12 बिलियन आता है, ठीक है। तो $12 बिलियन का अतिरिक्त भार, 12 से $14 बिलियन के बीच में अतिरिक्त भार जो है वो सिर्फ क्रूड ऑयल प्राइस के हाई होने के कारण इंडियन एक्सचेकर पे पड़ने वाला है। आपकी मेरी जेब पे, सरकार की जेब पे, रिफाइनरी कंपनीज की जेब पे पड़ने वाला है। मैंने अभी फर्टिलाइजर की बात की नहीं, मैंने अभी एलएनजी की बात की नहीं, एलपीजी की बात की नहीं, ये सब काउंट भी नहीं किया। सिर्फ क्रूड में यदि $14 बिलियन मैं पकड़ लूं और लगभग इतना ही मैं पकड़ लूं आपका एलएनजी और बाकी फर्टिलाइजर और ये सारी जो चीजें हैं उसमें, तो लगभग $30 बिलियन का अतिरिक्त भार जो है वो आता है भारत के एक्सचेकर के ऊपर, ठीक है। अब इंडिया की जीडीपी $3 ट्रिलियन है, यानी $3000 बिलियन है। तो 1% का इजाफा है हमारी जीडीपी से। जीडीपी को अगर ले हम, हमारा 3.5 4 ट्रिलियन के बीच में, बट कैलकुलेशन पर्पस के लिए मैंने $30 बिलियन लिया, मान लो $35 बिलियन पकड़ा, तो 1% जो है वो लगभग हमको जो है वो हमारे एक्सचेकर पे उसका प्रभाव पड़ने वाला है। यदि $90 का मैं $1 पकड़ू तो ये मोटा मोटी 3.25 लाख करोड़ के आसपास आता है। दोस्तों 3.25 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। यदि हम ऐसे देश को देखें, ये अतिरिक्त भार है, अतिरिक्त भार, एक्स्ट्रा कॉस्ट, ठीक है। जिस देश के कंट्री का बजट ही 50 लाख करोड़ के आसपास हो, यदि वहां पे 3-3.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त भार आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि कंट्री के गवर्नमेंट के बैलेंसेस कैसे हिल जाएंगे। आपको ये पता है 54 लाख करोड़ के आसपास शायद इस साल का बजट था। 54 लाख में 3.5 लाख आप निकाल लीजिए कितना परसेंटेज होता है, ठीक है। 54 लाख का 3.5 लाख, तो उतना परसेंट से जो है फिस्कल डेफिसिट बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि आपको मालूम है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी सरकार को देनी पड़ेगी, किसान खर्चा कर नहीं सकते हैं। अगर रिफाइनरी कंपनी अपने बैलेंस शीट पे ये लॉसेस अब्सॉर्ब करती है हायर कॉस्ट की, तो भारत सरकार उसको कंपनसेट करेगा ही करेगा। यदि रिटेल को अपनी जेब से निकालना पड़ेगा और कंपनीज अपनी बैलेंस शीट पे इस लॉस को अब्सॉर्ब नहीं करती है, तो मेरे और आपके यानी हाउस होल्ड्स पे, घरों पे इसका बहुत बुरा परिणाम पड़ेगा, जो अगेन आपको घटते हुए कंजम्पशन और घटते हुए जीडीपी में नजर आएगा। तो दोस्तों मैं इकोनॉमिक्स के बुनियाद को पकड़ के जो है अपना इन्वेस्टमेंट थीसिस बनाता हूँ, फंडामेंटल को देख के जो है मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मोटा मोटी मैंने मैथमेटिकल, आपको मालूम है मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ के तो बोलता नहीं हूँ, एकदम मुंह पे जो आता है, जो दिमाग में रहता है मैं बोलते चले जाता हूँ। ये मतलब रफ कैलकुलेशन मैंने आपको बताया है, आप अपना कैलकुलेशन खुद कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करना है मैंने मोटा मोटी आपको तरीका एक समझा दिया, ठीक है। तो अब आप ये समझिए कि जब सरकार की बैलेंस शीट हिल जाएगी या मेरे घर का बजट हिल जाएगा, तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूंगा? मैं पैसे सेव करने की कोशिश करूंगा, कंजम्पशन को कम करने का प्रयास करूंगा, मैं देखूंगा जहां जरूरत है वही खर्चा करूं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जीडीपी का ग्रोथ जो है
उसमें भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो भी कहीं ना कहीं थम सा जाएगा। तो ये जो स्थिति उत्पन्न होगी ये स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि इकोनॉमिक डैमेज ऑलरेडी हो गया, इकोनॉमिक डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन एंड आई कैनॉट सी एनी सोल्यूशन, एनी नियर बाय रिकवरी। रिकवरी आप, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे नियर बाय रिकवरी कोई दिख नहीं रही है, क्योंकि जिस तरीके से गल्फ के राष्ट्रों में तेल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑयल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रिफाइनरीज है, जो तेल के पाइप्स है, उन पे जिस कदर से आक्रमण हुआ है, जैसे कतार का रास लसायन जो सबसे बड़ा वर्ल्ड का एलएनजी टर्मिनल था, उसका 17% प्रोडक्शन कैपेसिटी ध्वस्त हो गया और 5 साल लगेंगे उसको फिर से खड़े होने में। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, यदि ईरान और अमेरिका के बीच में डील हो भी जाती है, युद्ध विराम मान लीजिए परमानेंट युद्ध विराम हो जाता है, तो भी ऑयल के प्राइसेस जल्दी नीचे नहीं आने वाले। और भारत ऑयल कंज्यूम करता है, तो मुझे लगता नहीं है कि भारत के ऊपर में संकट के बादल जल्दी छटने वाले हैं। और यही कारण है, आप ध्यान से सुने, यही कारण है कि एफआईआई ने इस साल 1,72,000 करोड़ का माल 1 जनवरी से लेके अप्रैल 20 के बीच में अभी तक बेच दिया। 1.72 लाख करोड़ रिकॉर्ड सेलिंग है। 40,000 करोड़ का माल तो एफआईआई ने 1 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल के बीच में बेचा है। 40,000 करोड़ का माल, लगभग $4.5 बिलियन। तो दोस्तों, एफआईआई यदि छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, इसका मतलब है कि उनको लग रहा है कि भारत के मार्केट में दम नहीं है। तो ये कुछ लॉजिकल रीजंस थे जिसके कारण मैंने कल डिस्ट्रेस सिग्नल दिया। बट अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि मैं करोड़ों पार्टिसिपेंट्स में से मात्र एक पार्टिसिपेंट हूं। अगर मैं कुछ सोच रहा हूं और मेरे विपरीत अगर लाख लोग एक जैसा सोच रहे, तो जाहिर सी बात है मेरी बात जो है वो कहीं छुप के रह जाएगी। वैसा नहीं होगा, जो वो लाखों लोग सोच रहे वैसा मार्केट बिहेव करेगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बार बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। मैं जो भी बातें करता हूं वो अपना अनुभव जो है, एक्सपीरियंस जो है, उसके बेसिस पे करता हूं, और ये सिर्फ नॉलेज और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। किसी भी तरीके से इसको आप बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन ना समझें। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अपने मित्रों को, परिवारजनों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।